ये दो बंदे थे, आप में से किसी को भी इनका नहीं पता होगा, ये लोग थे दोनों। ये जो मिस्टर हेंच थे ना, इन्होंने एक बात ऑब्जर्व की, ये 1940s की बात है, 1930s की बात है, कि जो जॉन्डिस किया कि जी जिसको जॉन्डिस होता है या जिसको प्रेगनेंसी होती है तो उसका रूमेटाइड आर्थराइटिस बेहतर हो जाता है। तो उस जमाने में फिर उन्होंने फर्दर, ये मिस्टर केंडाल ने फर्दर तहकीक की तो उन्हें ख्याल आया है कि ये सुप्रारीनल ग्लैंड में कुछ है शायद, और उन्होंने फिर उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के एक खातून को जिसको सीवियर रूमेटाइड आर्थराइटिस था, जो कि चल भी नहीं सकती थी, उसको 2-3 इंजेक्शन लगाए उसके और वो चलना फिरना। और ये इट वाज बैक इन 1948 और वहां से स्टीरॉइड्स का आगाज हुआ। उससे पहले जो भी कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस होती हैं, जितनी भी आपकी ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स होते थे, सब बेचारे इन्फेक्शन से और इनसे मर जाते थे, और ये इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। अब अगर आप देखें ओपीडी में आप जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, कॉमनेस्ट ड्रग्स क्या होती हैं? ये एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिन, स्टीरॉइड्स, एंटीफंगल, एंटीइक्नी। 90% of your workload is based on these few things. Agreed? कोई बोल के बताए आप में से 3-4? या कोई? Yes sir. ठीक है ना? Yes sir. ओके। अच्छा, अब हमें स्टीरॉइड्स जो है एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट हमारा ओढ़ना बिछोना है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते अगर स्टीरॉइड्स के बारे में कोई पॉइंट आए तो हम कंफ्यूज हो। हमें बहुत सी बेतहाशा बातें नहीं आनी चाहिए, लेकिन दैट इज व्हाई आई हैव मेड इट एसेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो एसेंशियल नॉलेज इसकी क्या है वो हमने डिस्कस कर। ठीक, जेनेटिक्स में उसको मैं अभी नहीं दिखा रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें ये स्किन है, बॉडी है, बॉडी के नीचे ये एक ऑर्गन है, ऑर्गन ये थायराइड है, इसमें बहुत से लाब्यूल्स आपको यहाँ नजर आ रहे थे, और इसके अंदर ये छोटे छोटे से ये लाब्यूल्स थे, यहाँ जाके आपको सेल नजर आता है। ये जो है ये सेल है, और ये सेल बहुत छोटा है। इस सेल के अंदर ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, ये पूरी एक कायनात है, दुनिया है। पहले हमने विजुअलाइज करना है कि जो बॉडी की जो भी फंक्शन होता है ये सेल के अंदर होता है। ये सेल है कितना छोटा, ये कि ये बहुत छोटा लेवल है। 10⁻⁹ इज योर नैनो। ठीक है, इसका मतलब है 1 अरबवां हिस्सा। 1 बिलियन में 10,000 बिलियन होते हैं, ये भी लोगों को नहीं पता होता। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपने ये सोचना है कि ये है कितना छोटा। तो ये 10⁻⁹ इज नैनोमीटर, और ये अभी अभी हम न्यूक्लियस पे पहुंचे हैं, ये सिर्फ माइक्रोन लेवल पे। इस हवाले से मैं ये बात कर रहा था कि यही जो हम सेल की बातें कर रहे होते हैं, जब स्टीरॉइड्स की या किसी ड्रग की बातें कर रहे होते हैं, ये सेल भी एक पूरी कायनात है। ये देखिए बहुत सारे सेल हैं, ये सेल की सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर ये बेतहाशा खेत जो उगले हुए हैं, ये सारे क्या हैं? ये एंटीजेंस हैं, इसके रिसेप्टर्स हैं, इसके एंटीबॉडीज के रिसेप्टर्स हैं, इसके ड्रग्स के रिसेप्टर्स हैं। ये सारे के सारे फिर मेम्ब्रेन से जा रहे हैं। Can anybody tell me ये क्या चीज है? ये व्हाट इज दिस? जी डॉक्टर, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा मुझे। डॉक्टर साजिद सिनावाल जी, आप बताइए, उसको मैं अनम्यूट करूंगा। जी जी, आप अनम्यूट कर लें अपने आप। जी जी बताइए। सेल मेम्ब्रेन। ये क्या चीज है जिसके अंदर मेरा एरो नजर आ रहा होगा आपको? देखिए, सुनने की बात नहीं है, आपने, मैं आपको मैसेज भी दिया है कि आपने अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करना सीखना है आपने। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। इंफॉर्मेशन जो भी आ रही है आपके दिमाग में वो सुननी काफी नहीं है, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। ये सेल मेम्ब्रेन पे एक मॉलिक्यूल है जो पूरी मेम्ब्रेन में से घुस रहा है। यहाँ पे देखें आप, ये क्या है? ये एक प्रोटीन है जो कि आप पढ़ते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन है। ये ट्रांस मेम्ब्रेनस, इसका एक पोर्शन बाहर है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर है, एक इंट्रा मेम्ब्रेनस है, और ये इंट्रा सेलुलर है। व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग?
यही चीज आपको डेस्मोसोम में नजर आएगी, यही चीज आपको हेमीडेस्मोसोम में, और यही डर्मो एपिडर्मल जंक्शन में। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते दिमाग में अपने कि ये क्या बातें हैं। यू हैव टू विजुअलाइज दीज थिंग्स इन योर माइंड कंटिन्यूअसली कि भाई ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। आप अल्फाज पे से गुजरे नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उस पर गौर करें कि ये लफ्ज के मायने मुझे आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो ये देखिए, ये कोई रिसेप्टर है, ये इसके साथ लगता है, फिर इसके बाद तब्दीली आती है। ये चीजें अगर आपको नहीं आती तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में नहीं आते कि क्या हुआ। ठीक, तो उसके बाद फिर ये इंट्रासेलुलर जाके इसके ये साइटोकैरेटिन्स और मुख्तलिफ फिलामेंट्स हैं, और इसमें पूरी एक दुनिया है। यू मस्ट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द सेल। प्रॉब्लम ये है कि हमें, चूंकि ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा है या आपने मैट्रिक में पढ़ा था, भाई जो भी एवरीथिंग इज हैपनिंग एक्चुअली इट इज इनसाइड द सेल। क्या हो रहा है, जो खाना खा रहे हैं वो भी सेल में जा रहा है, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी सेल में हो रही है, जो एक्सक्रीशन हो रही है वो भी सेल के जरिए हो रही है, जो उसकी जेनेटिक्स और रेप्लिकेशन है वो भी सेल में हो रही है, इन्फेक्शन भी वहीं पे हो रही है। कोरोना वायरस फैला हुआ है, कहाँ जा रहा है, इसके रिसेप्टर्स हैं, ड्रग्स के इफेक्ट से ये सारे सेल पे हो रहे होते हैं। आपने सेल को समझना है कि ये है क्या भला, वहां से बातें आपको समझ में आएंगी। कोई इस पे कमेंट आपका किसी किस्म का, इसमें कोई कंफ्यूजन डॉक्टर चल रही थी जेनेटिक्स में, उसको मैं अभी नहीं दिखा रहा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखें, ये स्किन है, बॉडी है, बॉडी के नीचे ये एक ऑर्गन है, ऑर्गन ये थायराइड है, इसमें बहुत से लाब्यूल्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये लोब्स थे, और इसके अंदर ये छोटे छोटे से ये लाब्यूल्स थे, यहाँ जाके आपको, तो ये जो है ये सेल है, और ये सेल बहुत छोटा है। इस सेल के अंदर ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, ये पूरी एक कायनात है, दुनिया है। पहले हमने विजुअलाइज करना है कि जो बॉडी की जो भी फंक्शन होता है ये सेल के अंदर होता है। ये सेल है कितना छोटा, ये आपने पढ़ा होगा कि जी ये जो आरबीसी है, ये टेररिस्ट, ये 6 माइक्रोन का होता है। व्हाट इज माइक्रोन? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई एक जवाब है 10 लाखवां हिस्सा, एक चीज का 10 लाखवां हिस्सा। देखिए, कॉन्सेप्ट वो होता है जो आप अपने दिमाग में अपनी जबान से इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जो आप सिर्फ लफ्ज कह रहे हैं, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा है। की बातें कर रहे होते हैं जब स्टीरॉइड्स की या किसी ड्रग की बातें कर रहे होते हैं। ये सेल भी एक पूरी कायनात है। ये देखिए, बहुत सारे सेल हैं, इस सेल की सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये बेतहाशा खेत जो उगले हुए हैं, ये सारे क्या हैं, ये एंटीजेंस हैं, इसके रिसेप्टर्स हैं, इसके एंटीबॉडीज के रिसेप्टर्स हैं, इसके ड्रग्स के रिसेप्टर्स हैं। ये सारे के सारे फिर मेम्ब्रेन से जा रहे हैं। कैन एनीबॉडी टेल मी ये क्या चीज है, ये व्हाट इज दिस? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या चीज है जिसके अंदर मेरा एरो नजर आ रहा होगा आपको? देखिए, सुनने की बात नहीं है, आपने, मैं आपको मैसेज भी दिया है कि आपने अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करना सीखना है आपने। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। इंफॉर्मेशन जो भी आ रही है आपके दिमाग में वो सुननी काफी नहीं है, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। ये सेल मेम्ब्रेन पे एक मॉलिक्यूल है जो पूरी मेम्ब्रेन में से घुस रहा है। यहाँ पे देखें आप, ये क्या है? ये एक प्रोटीन है जो कि आप पढ़ते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन है। ये ट्रांस मेम्ब्रेनस, इसका एक पोर्शन बाहर है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर है, एक इंट्रा मेम्ब्रेनस है, और ये इंट्रा सेलुलर है। व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग, यही चीज आपको डेस्मोसोम में नजर आएगी, यही चीज आपको हेमीडेस्मोसोम में, और यही डर्मो एपिडर्मल जंक्शन में। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते दिमाग में अपने कि ये क्या बातें हैं। You have to visualize these things in your mind continuously कि भाई ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। आप अल्फाज पे से गुजरे नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उस पर गौर करें कि ये लफ्ज के मायने मुझे आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो ये देखिए, ये कोई रिसेप्टर है, ये इसके साथ लगता है, फिर इसके बाद तब्दीली आती है। ये चीजें अगर आपको नहीं आती तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में नहीं आते कि क्या हुआ। ठीक, तो उसके बाद फिर ये इंट्रासेलुलर
जाके इसके ये साइटोकैरोटीन्स और मुख्तलिफ फिलामेंट्स हैं और इसमें पूरी एक दुनिया है। यू मस्ट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द सेल। प्रॉब्लम ये है कि हमें चूंकि ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा है या हमने मैट्रिक में पढ़ा था, भाई जो भी एवरीथिंग इज हैपनिंग एक्चुअली इट इज इनसाइड द सेल। क्या हो रहा है? जो खाना खा रहे हैं वो भी सेल में जा रहा है, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी सेल में हो रही है, जो एक्सक्रीशन हो रही है वो भी सेल के जरिए हो रही है, जो उसकी जेनेटिक्स और रेप्लिकेशन है वो भी सेल में हो रही है, इन्फेक्शन भी वहीं पे हो रही है। कोरोना वायरस फैला हुआ है, कहाँ जा रहा है? इसके रिसेप्टर्स हैं, ड्रग्स के इफेक्ट से ये सारे सेल पे हो रहे होते हैं। आपने सेल को समझना है कि ये है क्या भला, वहां से बातें आपको समझ में आएंगी। कोई इस पे कमेंट आपका किसी किस्म का, इसमें कोई कंफ्यूजन? ड्रग्स जो हैं ये आप जो भी खाते हैं, अगेन कोई सी भी दवाई, ये अब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, स्टीरॉइड आपने खाई, कहाँ जाएगी? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगी पहले, फिर खून में जाएगी, खून से होती भी वो लिवर में पहुंच जाएगी, वहां से हार्ट में जाएगी, हार्ट से सर्कुलेट होगी सेल्स और टिश्यूज में, ब्लड में सर्कुलेट करेगी, किडनी में जाएगी और एक्सक्रीशन होगी। नाउ ये सारा पाथ अगर मैं ड्रग के हवाले से पूछूं तो इसके लिए क्या टर्म्स इस्तेमाल होती है? जी इरम सिद्दीकी आप बताइए, ड्रग के हवाले से जो उसका पाथ है इसे क्या कहते हैं, किस कंटेक्स्ट में ये इस्तेमाल होता है? इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन नहीं, अच्छा कोई है, ठीक है, ये समझे ये रास्ता है जिससे ड्रग गुजर रही है। काइनेटिक्स का मतलब है मूवमेंट, तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाती है कि ड्रग क्या कहाँ से गुजर रही है। हर ड्रग यहीं से गुजरती है। अब अगर जीआईटी में पहुंचेगी कोई भी ड्रग तो क्या करेगी? इरिटेशन क्या करेगी? तो क्या होगा बंदे को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में? अल्सर्स, गट, गैस्ट्राइटिस, डिस्पेप्सिया, नाउजिया, वोमिटिंग, डायरिया या कोई एरोजन, अल्सरेशन, जीआई हेमरेज कर देगी आप। ठीक है, लिवर में क्या करेगी? हेपेटोटॉक्सिसिटी कर देगी। सेल्स एंड टिश्यूज में जाके अपना काम करेगी। ब्लड में जाएगी तो बोन मैरो में पहुंच जाएगी, बोन मैरो सप्रेशन कर देगी। किडनी में क्या करेगी? नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर देगी। जैसे जैसे जो भी आप दवाई खाएंगे वो यही करेगी, यहीं से जाएगी, हर काम कर सकती है वो। आ रही है बात मेरी समझ में? व्हाई आई एम शोइंग दिस थिंग? अगर उसकी, ये तो फार्माकोकाइनेटिक्स है, अगर उसकी कोई इडियोसिंक्रेटिक क्या कहते हैं रिएक्शन हो तो वो क्या कर सकती है? कोई सा भी रिएक्शन कर सकती है, एनी इम्यूनोलॉजिकल थिंग। अभी हमने इम्यूनिटी नहीं पढ़ी हुई असल में, तो मैं उसको समराइज, देखिए वो अर्टिकेरिया भी कर देगी, वो एरिथीमा मल्टीफॉर्म में भी कर देगी। वही दवाई स्टीवन जॉनसन और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। अर्टिकेरिया, एरिथीमा मल्टीफॉर्म, एरिथीमा नोडोसम, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस, किसी भी किस्म का रैश, मॉर्बिलिफॉर्म रैश, एक्जेंथम, व्हाटएवर इट इज, कुछ भी कर सकती है। तो ये सारी बातें हैं, ये आपको ड्रग्स की इन जनरल आपको पता होनी चाहिए। ये हर दवाई का आप अलग अलग जो समझने की कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, यू शुड हैव कॉन्सेप्ट के होता क्या है बॉडी में। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ड्रग में आती है कहीं से भी वो फार्माकोडायनामिक्स आती है, ठीक है, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम स्टीरॉइड्स पे आते हैं। ये तीन टर्म्स हैं, मैंने पूछना है, ये तीनों मुख्तलिफ टर्म्स हैं। जैसे मैंने पूछा था जेनेटिक में आपसे, जो जीन्स, क्रोमोसोम, डीएनए, मैं उसको दोहरा भी देता हूँ कि भाई देखें, जीन्स इज जस्ट पोर्शन ऑफ द डीएनए और डीएनए ट्रांसफॉर्म्स इनटू क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ डिवीजन, दे बिकम रेप्लिकेटेड। तो इस तरह मुझे बताएं, तीन टर्म्स आपको नजर आ रही है, स्टीरॉइड, कार्टिकोस्टीरॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जी डॉक्टर फिजा आप बताइए कि फिजा सोहेल कि इन तीनों टर्म्स में क्या फर्क है? जी डॉक्टर फिजा सोहेल। एक लफ्ज आया स्टीरॉइड, कोई कह रहा है कार्टिकोस्टीरॉइड, कोई कह रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो भाई ये क्या मसला है? सर पेरेंट जो टर्म है आई थिंक वो स्टीरॉइड्स होगी, ठीक है, एंड अगर इंटरनली वो आपके बॉडी से निकल रहे हैं तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स अगर वो सिंथेटिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं तो नहीं। अब देखिए ये चीज समझे आप सारे के सारे कि स्टीरॉइड्स इज ए जनरल टर्म
जिस सब्सटेंस में ये मॉलिक्यूल होगा उसको हम स्टीराइड कहते हैं। फॉरगेट अबाउट द नेम ऑफ दिस कि ये साइक्लोपेंटेनोफॉरहाइड्रोफेनेल्फ्रीन नाम है इसका, उससे कोई दिलचस्पी नहीं। ये एक मॉलिक्यूल है जिसके 5 रिंग्स हैं, अगर ये होता है तो इसे स्टीराइड कहते हैं। अब ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी पैदा हो सकता है, ये ओवरीज से भी पैदा हो सकता है, ये टेस्टोस्टेरोन से टेस्टिस से भी पैदा हो सकता है। ऑल दीज आर स्टीराइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वो पोर्शन है, वो स्टीराइड्स हैं जो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से पैदा होते हैं। जी आप मुझे बताइए जी, डॉक्टर राजिया मुश्ताक, मुझे बताएं एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन पैदा होते हैं और मेडुला से कौन से पैदा होते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हाँ कॉर्टेक्स से पैदा होते हैं और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जी, और सर देखिए मैंने आपको क्या जेनेटिक्स एक मिसाल दी थी, किताबें जो ना ये assume करती हैं। glucocorticoids and then sex hormones. जी, अब मैंने आपको ठीक है ना, आइडिया इसके वी मस्ट नो वेयर डू वी स्टैंड। ठीक है, क्या हमारे प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने आपको मिसाल दी थी कि बेसिक बातें जो हैं, कुछ बहुत अहम बातें होती हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भूल जाए, क्योंकि हर जगह उसकी एप्लीकेशन होती है। वो आपने रिविजिट, जब भी आप कोई चीज पढ़ें तो उसको रिविजिट करें, ऐसे ही सरसरी तौर पे गुजर ना जाए, अपने आप को धोखे ना दें पढ़ते हुए। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वो स्टेरॉइड्स हैं जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से पैदा होते हैं। 3 होते हैं, कार्टिसोन जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में काम लेती है तो आप इसे ग्लूकोकॉर्टिकाइड कहते हैं। एंड्रोस्टेरोन चूंकि मिनरल सोडियम को रिटेंशन करती है तो आप उसे मिनरलोकॉर्टिकाइड कहते हैं। कुछ एंड्रोजेंस पैदा होते हैं, वो भी बड़े अहम है, जब आपको हेयर की बात होगी तो मैं आपसे बात करूंगा। तो ये 3 किस्म के हैं। अब ग्लूकोकॉर्टिकाइड सिर्फ वो स्टीराइड है जो कि बॉडी में प्रोड्यूस होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में मदद देता है। दैट इज द टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। स्टीराइड इज ए जनरल टर्म। जब भी हम स्टीराइड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हमारा मकसद अमूमन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, कार्टिसोन या कार्टिसोन। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्समैन में वो स्टीराइड्स की बात करेंगे तो उसका मतलब है एनाबॉलिक स्टीराइड। ठीक है, तो अभी हम वो हमारे उससे बाहर हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करते।